दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप इनकम टैक्स कैलकुलेशन का ये फॉर्म भर सकते हैं और अपने खुद से इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि सभी विभागों में जनवरी या फरवरी के महीने में ये फॉर्म भरना होता है और इसी के अनुरूप टीडीएस कटने के बाद जो शेष टैक्स होता है उसको हमें जमा करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा और कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आराम से आप ये खुद से फॉर्म भर सकते हैं और किसी का भी इनकम टैक्स खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर दिया गया वित्तीय वर्ष। तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष भरना होता है। जैसे सपोज करो इस वर्ष अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वो 2022-23 चल रहा है। मैं ये वीडियो फरवरी 2023 में शूट कर रहा हूँ और जो असेसमेंट ईयर होता है वो एक साल आगे चलता है, ये रहेगा 2023-24। इसके बाद यहाँ कर्मचारी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर स्थायी पता आ जाएगा, यहाँ पर पैन नंबर आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे सेक्शन है ये आपको यहाँ पर पूरा सैलरी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होती है। और ये कहाँ से मिलेंगी तो ये आपके जो भी डिपार्टमेंट है वहां के जो क्लर्क है उनसे आपको मिलेंगी, वो प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है कि किस महीने में कितना आपको मूल वेतन मिलता है, कितना डीए मिलता है, कितना एचआरए मिलता है या अदर जो भी आपके यहाँ अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं कितना कितने मिलते हैं, कितना ग्रास सैलरी बनती है, कितना जीपीएफ या एनपीएस कटता है, कितना इनकम टैक्स टीडीएस कटता है। ये सारी डिटेल्स आपको विद्यालय के संबंधित विभाग से आपको मिल जाएंगी और उसी का कैलकुलेशन यहाँ पर टोटल नीचे करना होता है। ठीक है तो ये आप वहां से ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा टोटल यहाँ पर सैलरी बना है वो 8,76,778 बना है। इसमें से जो हमारा एनपीएस कटा है वो 84,781 कटा है और जो टीडीएस हमने जमा किया है हर मंथ टोटल 11 महीने का 22,000 रुपए यहाँ पर बना है। अब यहाँ पर बात आते हैं नीचे जो हमारा कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ यहाँ पर बचत खाते से ब्याज यदि कुल 10,000 से अधिक है। आप लोग जानते होंगे कि 10,000 से अधिक अगर सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है तब भी वो टैक्सेबल माना जाता है। तो अगर 10,000 से ज्यादा है तब यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, अगर कम है तो दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आईटीआर में आप दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर एफडी या एनएससी से जो ब्याज मिला है वो अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाना है। आपको बता दें वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पर 50,000 तक की छूट है एफडी वाला ब्याज पे, लेकिन हम लोगों की यहाँ लिए छूट नहीं मिलती है। तो ये ब्याज आपको यहाँ पर देखा है, एनएससी का जो ब्याज है या एफडी का जो ब्याज है उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा, मतलब आयकर लगेगा। इसके बाद अतिरिक्त सोर्स से जो भी इनकम होती है वो आपको यहाँ पर दिखाना होता है। जैसे हम लोगों के केस में यहाँ पर बोर्ड कॉपी मूल्यांकन है जो कि 3,949 रुपए है, इसको हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए 8,76,778 में ये जोड़ देंगे अमाउंट तो ये आ जाएगा 8,80,727। ठीक है तो ये हमारा टोटल हो गया ग्रॉस सैलरी। अब यहाँ पर हम आते हैं आगे और यहाँ पर अब देखिए इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के वर्तमान में दो नियम है। ये हमारा ओल्ड रिजीम है, पुराना नियम जो काफी दिनों से चला आ रहा है, विकल्प 1 बोलते हैं इसको। और अभी 2020 में एक नया रिजीम लागू किया गया है जिसको हम लोग विकल्प 2 बोलते हैं। तो विकल्प 2 उन लोगों के लिए अच्छा जिनका कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है, क्योंकि विकल्प 2 में कोई भी इन्वेस्टमेंट का फायदा हमें नहीं मिलता है, ना ही एटीसी ना ही मानक कटौती, कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें सारा कुछ दिया गया, इसके अनुरूप अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अभी फिलहाल क्या है ओल्ड टैक्स रिजीम को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फायदे हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आ गया आपका ग्रॉस सैलरी कितना बना 8,80,727 यानी ग्रॉस इनकम सकल आय पूरे वर्ष भर की आय आपकी। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, मानक कटौती जिसको बोलती है, 50,000 की छूट यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन में जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन होता है वो आपका धारा 24B के अंतर्गत 2 लाख तक की छूट वहां पर मिलती है। तो अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो अपने बैंक से जाकर के आप इनकम टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपने पे किया पूरे वित्तीय वर्ष में और ब्याज कितना पे किया पूरे वित्तीय वर्ष में वो चीजें लिखी होती हैं। तो ब्याज आपको यहाँ पर मिलेगा धारा 24 में छूट, और जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया होगा मूलधन पे किया होगा वो यहाँ पर 80C में आपको मिलता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हमारे केस में जो हम लोगों ने ब्याज पे किया होम लोन का
वो है 37,775 रुपए। तो ये यहाँ पर मेंशन किया है, अधिकतम ब्याज में आप 2 लाख तक की छूट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर अब बात आती है से सकल आय की। तो 8,80,727 हमारा टोटल अमाउंट था, इसमें 50,000 और 37,775 माइनस कर देंगे तो हमारा बनेगा 7,92,952 रुपए, यानी 7,92,952 रुपए। आपको बताना चाहेंगे, अगर आप मकान मतलब किराए में लेकर के रहते हैं, एचआरए क्लेम करना चाहते हैं, तो जितना भुगतान करेंगे किराए के रूप में उसको भी यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर आपका एम्प्लॉयर ये मकान किराया एचआरए में छूट नहीं देता है तो आप इनकम टैक्स जब फाइल करते हैं उस समय इसकी छूट आप लोग ले सकते हैं। अब मकान किराया भत्ता कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले हैं, उन फार्मूले के तहत हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद जो अमाउंट बनता है उसी की छूट यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। तो अगर कहेंगे तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर देखिए शेष सकल आय जो हमारी बनी है वो 7,92,952 बनी है। अब बात आती है धारा 80C के अंतर्गत कितनी कितनी छूट मिलेगी। तो 80C में बहुत सारी छूट मिलती हैं, लेकिन 80C की लिमिट है, अधिकतम 1.5 लाख ही आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले जीपीएफ या एनपीएस, अगर आपका पैसा जीपीएफ में जा रहा है या एनपीएस में जा रहा है तो एनपीएस का यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं जितना भी अमाउंट जा रहा है। यहाँ पर हमने क्लेम नहीं किया, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद सामूहिक बीमा, विद्यालय की तरफ से या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से सामूहिक बीमा का कुछ मासिक किस्त कटती होगी, उन सबको जोड़ते हुए वर्ष का जितना भी बनता है वो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको। इसके बाद जीवन बीमा, आपने कुछ पॉलिसी लिया होगा जीवन बीमा वगैरह, चाहे एलआईसी से हो या किसी दूसरी कंपनी से, तो उन सभी जीवन बीमा पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है उसको यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। आपके नाम पॉलिसी है या आपके वाइफ के नाम पॉलिसी है या आपके बच्चों के नाम पॉलिसी है, तो संपूर्ण जो अमाउंट बनता है उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद पीपीएफ में जो आपने पैसा डाला होगा या एनएससी कुछ आपने खरीदा होगा तो उसको भी टोटल करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद जो पैसा आपने होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट में पे किया होगा वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाकी सारा कुछ हमने कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ हमने यहाँ पर होम लोन दिखाया हुआ है, क्योंकि होम लोन ही हमारा इतना ज्यादा है कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट है 1.5 लाख से ज्यादा आप ले नहीं सकते हैं, चाहे जितना आप यहाँ पर दिखा दो। जब टोटल करेंगे यहाँ पर ये देखिए 6 नंबर पे यहाँ पर जब टोटल होगा तो वो उसमें अधिकतम 1.5 लाख की ही छूट मिलेगी आपको। तो यहाँ पर देखिए 1.5 लाख यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि छूट हमें अधिकतम 1.5 लाख की ही मिल रही है। इसके बाद और भी बहुत सारी धाराएं होती हैं जिसके अंतर्गत हमें जो है डिडक्शन हो जाते हैं हमारी सैलरी में। तो यहाँ पर देखिए धारा 7 यानी 80 CCD 1B, इसमें क्या होता है जो जिनका एनपीएस कटता है उनको अतिरिक्त 50,000 की छूट मिलती है। सपोज करो आपका एनपीएस 1.5 लाख कटा है तो 1 लाख की छूट आप यहाँ भी ले सकते हैं इस वाले सेक्शन में, और जो 50,000 बना वो यहाँ पर आप लोग अतिरिक्त रूप से ले सकते हैं। जैसे इस केस में देखिए 84,780 रुपए हमारा एनपीएस कटा है और यहाँ पर हमें छूट कितनी है, अधिकतम 50,000 की। 80 CCD 1B में छूट होती है 50,000 ही मिलेगी। बाकी अगर आपको और छूट लेनी है तो आप उसको 80C में क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं, अगर आपके बाकी इन्वेस्टमेंट नहीं है तब। इसके बाद बात आती है 80D की। 80D के अंतर्गत आप चिकित्सा बीमा जो होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसको क्लेम कर सकते हैं। अधिकतम यहाँ पर 25,000 ही क्लेम किया जा सकता है। हमारी देखिए यहाँ पर पॉलिसी 32,000 की है, लेकिन जो हमें क्लेम मिलेगा वो केवल 25,000 का ही मिलेगा। ये 25,000 तब मिलता है जब आप या आपकी वाइफ या आपके बच्चे इसमें शामिल होते हैं, लेकिन अगर इसमें आप पेरेंट्स को भी शामिल कर लेते हैं तो आप यहाँ पर अधिकतम 50,000 तक का क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है 80G की। तो 80G क्या होता है, ये एक तरीके डोनेशन वाला होता है। जैसे आपने प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ पैसा दान किया है या मुख्यमंत्री कोष में दान किया है या आपदा राहत में कुछ पैसा दान किया है, जितना भी आप दान करते हैं डोनेशन करते हैं उस अमाउंट को यहाँ पर आप लिख करके उसको अपनी आय में से माइनस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रस्ट होते हैं, एनजीओ होते हैं, जहां पर जो है 50% ही दान का आपको क्लेम करने को मिलता है। तो जहां पर भी आप डोनेशन दिया वहां पर मेंशन होता है, उनको मालूम होता है कितना आपको यहाँ पर जो है क्लेम कर पाएंगे। तो वहां से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, क्योंकि जब आप आईडीआर फाइल करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती हैं कि किसको पैसा दिया है, उसका पैन नंबर क्या है, टैन नंबर क्या है, सबको डिटेल भरनी होती है। सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए डोनेशन का। इसके बाद धारा 80DD या 80DDB, 80E, 80U और भी बहुत सारी धाराएं हैं। जैसे कि सपोज करो आपके फैमिली में कोई
दिव्यांग है तो उसका आपको यहाँ पर डोनेशन मिलता है मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह में, या आपने आपकी फैमिली में कोई जो है मेडिकल इमरजेंसी हुई और आपने वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट में कुछ पैसा खर्च किया है तो उसका भी यहाँ पर डिडक्शंस मिलता है अलग अलग धाराओं में। तो धाराएं बहुत सारी हैं, ठीक है। जो भी आपने इन्वेस्ट मतलब खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, इन सभी धाराओं के अंतर्गत जो भी पैसा होता है वहां पर आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो मेन है, अगर आपका बचत खाते में ब्याज 10,000 से ज्यादा रहा है, सपोज करो आपको ब्याज बचत खाते में 15,000 यहाँ पर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपने मेंशन किया 15,000, ठीक है। तो इस 15,000 को यहाँ पर ये यहाँ पर डॉट डॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक धारा होती है 80 TTA। इस 80 TTA के अंतर्गत आप अधिकतम 10,000 छूट ले सकते हैं, लेकिन 10,000 से ऊपर जो अमाउंट होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सपोज करो आपका 15,000 यहाँ पर आपने दिखाया है सेविंग से एक सेविंग अकाउंट से जो आया है, तो यहाँ पर आप 10,000 माइनस कर सकते हैं, 5,000 पर आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 80 TTA, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है जो भी यहाँ पर हमने दिखाया उन सभी को ऐड करने की बात। यहाँ पर हमने दो चीजें का क्लेम लिया, पहला एनपीएस का 50,000, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस का 25,000, इन दोनों को हमने जोड़ लिया तो ये आ गया 75,000। अब जो हमारा शेष इनकम आई थी 7,92,952 रुपया, इसमें से हम 1.5 लाख माइनस करेंगे और ये 75,000 भी माइनस करेंगे ये वाला। तो इन सबको माइनस करने के बाद जो इनकम बनेगी वो 5,67,952 रुपए बनेगी। अब सपोज करो आपने बहुत सारे डिडक्शंस ले लिए और आपकी इनकम जो 5 लाख के नीचे आ जाती है, तो 5 लाख से नीचे अगर इनकम आ जाती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि उस केस में जितना भी टैक्स बनेगा वो धारा 87A के अंतर्गत आपको रिबेट मिल जाएगा अधिकतम 12,500 की, और आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर जाती है तब आपको टैक्स देना पड़ेगा, तब आपको ये जो 87A की रिबेट है ये नहीं मिलेगी। अब हमारी 5,67,952 इनकम बनी है, टैक्सेबल इनकम आई है, इसमें हम स्लैब के अनुसार निकालते हैं कितना टैक्स बनेगा। देखिए 2.5 लाख 0 से 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स हमें नहीं देना है, और जो वरिष्ठ नागरिक है 60 वर्ष से ऊपर है उनको 3 लाख तक की छूट रहेगी। 60 साल से जो भी कम उनको केवल 2.5 लाख तक ही टैक्स फ्री रहता है, तो यहाँ पर हमारा टैक्स हो गया 0। इसके बाद 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख तक हमें 5% का टैक्स देना पड़ता है, तो ये अमाउंट बनेगा 2.5 लाख और इस पर हमें देना पड़ेगा 5% का टैक्स, तो आ जाएगा हमारा 12,500 रुपए। इसके बाद 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 10 लाख तक 20% टैक्स देना होता है। तो हमारा जो यहाँ पर इनकम बन रहा है 5,67,952 बन रहा है, तो 5 लाख के ऊपर हमारा कितना अमाउंट है वो है 67,952 केवल, और इस पर हमें देना पड़ेगा 20% का टैक्स, तो ये बनेगा 13,591 रुपए। अब सभी टैक्स स्लैब के अनुसार जो आपका टैक्स बना है उनको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो 26,091 हमारा यहाँ पर जो है टैक्स बन करके आ रहा है। लेकिन ये अभी फाइनल टैक्स नहीं है, इसमें अभी कुछ आपको और भी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका टैक्स ये 12,500 से नीचे होता तो 87 के अंतर्गत पूरी रिबेट मिल जाती है और आपका टैक्स 0 हो जाएगा, लेकिन हमारे केस में 0 नहीं होगा, ना ही कोई हमें रिबेट मिलेगी, तो ये 12,500 भी यहाँ पर माइनस नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो ये दोनों कॉलम हमारे लिए बेमतलब हैं क्योंकि कोई छूट मिलेगी नहीं। अब यहाँ पर बात आती है शेष की, यानी शिक्षा और उच्च शिक्षा उपकर जिसको शेष बोलते हैं, ये 4% होता है। ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है, तो इसको समझ लो। जो आपका टैक्स बना है उस टैक्स के ऊपर 4% अतिरिक्त टैक्स लगता है, यानी एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। तो 26,091 का अगर आप 4% निकालेंगे तो ये बनेगा 1,044 रुपए, ठीक है। तो ये आपका शेष हो गया। अभी 26,091 जो आपका टैक्स था और जो शेष निकला है इन दोनों को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 27,135 रुपए, इसको हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब जैसे शुरुआत मैंने बताया था कि हर महीना हम लोगों का इनकम टैक्स के रूप में 2-2 हजार रुपए कटा है, यहाँ पर देखो, और टोटल हो गया 11 महीने का 22,000 रुपए कटा है, ठीक है। तो ये जो है 22,000 यहाँ पर टीडीएस जो कटा है इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे 22,000, तो हमारा टोटल जो टैक्स पेबल बना अभी फिलहाल वो 5,135 रुपए बना है, यानी कि 5,135 रुपए ये जो टैक्स है हमें फरवरी की सैलरी में पे करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों का टैक्स इतना ज्यादा बन जाता है कि एक मंथ की सैलरी में नहीं कवर होता है, तो फिर उसका जीपीएफ या एनपीएस से जहां से भी होता है अतिरिक्त सोर्स से उसको पैसा वहां पर देना पड़ता है और फिर वो बराबर आता है। कई बार कैश भी देना पड़ जाता है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रूल भी होते हैं।
तो ये पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम नए टैक्स स्लैब के अनुसार चाहते हैं कि इसका कैलकुलेशन करके बताएं कि कितना हमारा टैक्स बनेगा, तो यहाँ पर देखो ये टेबल दी गई, इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसका मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।